आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चिंटू मिंटू की बड़ी बड़ी बातों में। तो आज के इस सेशन में चिंटू मिंटू आपको मेरे को बताना है कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है बड़ी क्लाउडी है। जो फॉरकास्ट आ रहे हैं ग्रोथ रेट के वो भी काफ़ी डाउन आ रहे हैं और काफ़ी सारी इवेंट्स चल रही हैं जो कि इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मेरे को कॉम्प्रिहेंसिवली बताना है कि वो कौन सी इवेंट्स है जो कि इस तरफ हमें ले जा रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ की रेट है वो स्लो हो रही है और दिक्कत में आ रही है इकोनॉमी। और प्लस में आपको ये भी बताना है कि इसके लिए इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली आपको बताना है कि इंडिया क्या कर सकता है और इस तरह से इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। बिल्कुल टॉम, आपको एकदम बता दिया जाएगा कि अभी जो इकोनॉमी है वो क्लाउडी क्यों है, और हम सॉल्यूशंस भी बता देंगे कि क्या किया जा सकता है स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो, बिल्कुल स्टार्ट करो। तो टॉम देखो, सिंपल सी बात है, अभी तो हम कोविड से बाहर ही आ रहे थे। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्ट्रेस को फेस किया, एम्प्लॉयमेंट की कमियाँ फेस की, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन फेस किया। उन सब चीज़ों से हम उभर ही रहे थे कि अभी जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो बन चुका है वो काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल है जो इकोनॉमिक फॉरकास्ट काफ़ी कम आ रहा है उसके लिए। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो, पूरा यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, ठीक है। अमेरिकन चाइना डेडलॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले ट्रेड वॉर्स को भी हमने फेस किया था। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पिछले 3-4 साल से कोविड क्राइसिस, अमेरिकन चाइना डेडलॉक, उसके अलावा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, 7 महीने पहले स्टार्ट हुआ रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन वगैरह हो रहे हैं। और ये सारी जो रीजन्स हैं, ये तो कुछ रीजन्स हैं ही, इनके अलावा भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको, जिनकी वजह से कि कुल मिला के अभी जो है ग्लोबल रिसेशन आने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। काफ़ी एरियाज के अंदर रिसेशन को देखा भी जा सकता है। बीच में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि आपको पता है आईएमएफ ने अभी ग्लोबल जो फॉरकास्ट किया है ग्रोथ का 2022 के लिए, वो 3.2% किया है, जो कि 2021 के लिए ग्लोबल फॉरकास्ट 6.1% था। तो ऑलमोस्टली ग्लोबल फॉरकास्ट को हाफ कर दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। और 2023 के लिए जो इन्होंने एक्चुअली में क्या किया है, फॉरकास्ट किया है, वो भी काफ़ी कम बताया जा रहा है और 2.3% फॉरकास्ट ही किया है। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और काफ़ी दिक्कत हो सकती है। प्राइस हाइक्स वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो ये फॉरकास्ट इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे कि ग्रोथ जो होगी वो आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत स्लो रहने वाली है। बिल्कुल चिंटू, तुम काफ़ी हद तक काफ़ी सही बोल रहे हो। अभी आपको पता है नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन है, वो भी कम्प्लीटली शट डाउन कर दी गई है। और काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी का सप्लाई होता है रशिया से, वो एनर्जी का सप्लाई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यूरोपियन जो कंट्रीज है वो एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। उसी तरह से यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इंडिया भी काफ़ी सारा फर्टिलाइजर यूक्रेन रशिया जैसी कंट्रीज से इम्पोर्ट करता है। तो फर्टिलाइजर्स के वो कंपोनेंट जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन आने की पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन सभी कंडीशंस को हम देखें और साथ में हम कनेक्ट कर दें अभी रुपीज़ का जो फॉल हो रहा है ना, लगातार रुपीज़ जो गिर रहा है, वो भी अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि गिरता हुआ रुपीज़ एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काइंड ऑफ इसके वाइड रेंज ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हम फेस कर सकते हैं। इस वजह से इस पर लगाम लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है आज पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे रशियन और यूक्रेन जो क्राइसिस है उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है अभी है वो इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है आज कि इम्पैक्ट तो होता ही है। हम थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ पे अभी फूड की स्कैसिटी नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन पॉसिबल है। बट आप ये जान लो कि अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पे तो अभी फूड क्राइसिस भी फेस होने लगा है बहुत ज़्यादा, और फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हालांकि हम काफ़ी हद तक इससे इम्यून हैं क्योंकि हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं, बट वर्ल्ड वाइड आप इसकी वजह से प्रॉब्लम्स देख सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड अब इंटरकनेक्टेड है, सप्लाई चेंज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट तो हो ही रही हैं। लेकिन मैं ये बात साफ कर दूं कि हमें भी जो हीट वेव आई थी फरवरी से अप्रैल के बीच में इस ईयर में, उससे हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो प्रॉब्लम तो हमें भी थोड़ी हो रही है। बिल्कुल चिंटू, तुम सही बोल रहे हो। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहूँगा, क्योंकि देखो चाइना की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। चाइना जो है काफ़ी बड़ी अपने आप में एक इकोनॉमी है। चाइना भी अभी ब्रंट फेस कर रहा है।
चाइना की भी जीरो कोविड पॉलिसी एंड चाइना का जो हाउसिंग मार्केट है वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो चाइना के जो ग्रोथ के फॉरकास्ट है वो भी काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। और चाइना अपने आप में एक सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। और चाइना जैसी कंट्री जो लगातार काफ़ी डिकेड से 2-3 डिकेड से लगातार अच्छी ग्रोथ को अचीव कर रही है, उनके फॉरकास्ट ऑफ दी ग्रोथ के डाउन हो जाना भी किस वजह से हो रहा है वो मैंने बता दिया। एक तो जीरो कोविड पॉलिसी उनकी थी जिसमें कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए, जिनमें कि शी जिनपिंग ने कोशिश की कि डेथ्स को कम रखा जाए, बट उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। और दूसरा अभी हाउसिंग मार्केट जो वहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, ये 2 रीजन्स की वजह से चाइना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है। तो ये सभी रीजन्स हैं जो कि ग्लोबल स्लो डाउन को बड़ा बता रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्लोबल स्लो डाउन रहेगा और रिसेशन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे और बिल्कुल चिंटू जी हमें बताएंगे अब कि ऐसी कंडीशन में इंडिया को क्या करना चाहिए। बिल्कुल मिंटू, बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इंडिया को अभी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो हमारा रुपीज़ फॉल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको रोकना है। रुपीज़ जो फॉल कर रहा है इसको हमको इस तरह से नहीं लेना है कि इससे इंसेंटिव्स मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को और वो सही रहेगा तो ठीक है कोई ना, हमें इसके फॉल को रोकना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसकी वजह से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हम फेस कर सकते हैं। और हमें क्या करने की कोशिश करनी है, इसके फॉल को रोकते हुए हमें केवल ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट ड्रिवन रहते हुए और अपने आप को इम्यून करना है। एक्सपोर्ट ड्रिवन रहना ही जरूरी नहीं है, हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शंस को भी बढ़ाना होगा और सब्सिडीज वगैरह ज़्यादा देनी होंगी। इस तरह से एक तो रुपीज़ के फॉल को हमको कम करना होगा, दूसरा क्योंकि अभी सिस्टम बड़ा ही फ्रेजाइल है तो इस वजह से बड़े रिफॉर्म से हमें बचना होगा, क्योंकि यदि कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल इस टाइम पे होती है तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल से भी हमें बचना होगा इस टाइम पे, ओके। और साथ ही साथ में ये आपको समझ लेना है कि रिसेशन जो है वो काफ़ी हद तक संभव है कि आएगा और आ चुका है काफ़ी पार्ट्स में, और रिसेशन और स्लो डाउन जो है वो सर्टेनली काफ़ी पार्ट्स में आ चुके हैं। और इसके लिए आप पूरी तरह से ग्लोबली प्रिपेयर होना और ग्लोबल इकोनॉमी को तैयार होना जरूरी है। इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, रुपीज़ के फॉल को हमको रोकना होगा। एक्सपोर्ट ड्रिवन हम हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ में इंडिजीनियस प्रोडक्शन वगैरह को भी हमको बढ़ाना होगा, सब्सिडीज वगैरह देनी होंगी और पॉलिटिकल टर्मोइल को कैसे भी करके रोकना होगा। अभी थोड़े टाइम के लिए हमें बिग रिफॉर्म्स के साथ नहीं जाना है, थोड़ा उसको रोक के रखना है और इस तरह से हम काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को इस रिसेशन के अंदर इम्यून रख सकते हैं। इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन उसको कम कर सकते हैं। यही है मेरी तरफ से। तो चिंटू मिंटू, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को समझाया और हमें बताया कि काफी हद तक रिसेशन काफी जगह पे आ चुका है और इन फ्यूचर जो है ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट है काफी ज्यादा डाउन बताए गए हैं। जैसा कि मिंटू ने हमें बताया कि जो 2021 के लिए IMF की जो फोरकास्ट थी 2021 के लिए था 6.1% जो ग्रोथ की रेट बताई गई थी IMF के द्वारा, 2022 के लिए 3.2% बताई गई है और 2023 के लिए 2.3% बताई गई है, तो काफी डाउन बताई गई है। तो उसके पीछे रीजन क्या है उसको हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जान लिया है और आपकी इन बड़ी बड़ी बातों के थ्रू और कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके का सिनेरियो अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है और इकोनॉमी के ऊपर जो है क्लाउड्स क्यों हैं और इकोनॉमी क्लाउडी नजर क्यों आ रही है। तो आपको इतना क्लेरिफिकेशन देने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी चिंटू मिंटू को धन्यवाद दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद।